उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों की जांच हुई तेज। अवैध कब्जों पर जल्द चलेगा बुलडोजर। जिलाधिकारियों से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी। माफियाओं के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बद्रीनाथ चढ़ावा हेराफेरी मामले में बड़ा खुलासा। खजाने की जांच में 32 दिन की फुटेज गायब। एसआईटी ने खंगाला भगवान नारायण का खजाना। भारी बारिश को लेकर सीएम धामी के अधिकारियों को सतर्क रहने के कड़े निर्देश। का प्रभावित लोगों को समय पर मिले हर संभव सहायता। राहत एवं बचाव दल को भी तैयार रहने के निर्देश। देहरादून में आफत की बारिश। उफान पर आई रिस्पना नदी। रेड अलर्ट के बाद आज सभी स्कूल बंद। माल देवता सिल्ला मोटर मार्ग पर भारी भूस्खलन। ऋषिकेश में भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट। एसडीआरएफ और जल पुलिस घाटों पर मुस्तैद। श्रद्धालुओं से गंगा घाट खाली करने की अपील तो लोगों को अफवाहों से बचने की हिदायत दी गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशो शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन। की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में कथित चोरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि मामले के सामने आते ही बीकेटीसी अध्यक्ष को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि सरकार इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई कर रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जैसे ही मामला सामने आया, सबसे पहले बीकेटीसी अध्यक्ष को अगले आदेश तक निलंबित किया जाना चाहिए था। उनका आरोप है कि अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ का अवसर मिला। गोदियाल ने दावा किया कि कई महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज भी मिटा दिए गए और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शह पर हुआ। तंज कसते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री और बीकेटीसी अध्यक्ष के बीच आखिर ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसकी वजह से अब तक सख्त कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस ने मांग की है कि बीकेटीसी अध्यक्ष को तत्काल निलंबित किया जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए और जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी से अलग रखा जाए। जो दूसरे व्यक्ति वहां पर अरेस्ट हुए, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उन्होंने ये कृत्य वरिष्ठ स्तर पर जो अध्यक्ष के पीए नौटियाल हैं उनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप में ये सब कृत्य किए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि मंदिर समिति में ये चोरी अध्यक्ष के निर्देश पर हो रही थी और ऐसे में मुख्यमंत्री जी का अध्यक्ष को तब से लेकर अब तक उनके मंदिर समिति के कर्तव्यों से अलग न करने का निर्णय संदेह के घेरे में है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतने प्रमाण मिलने के बाद भी आपने मंदिर समिति के अध्यक्ष को जो जीवन दान दे रखा है पद के रूप में, उसके पीछे आपकी कौन सी दोस्ती का कारण है? मंदिर समिति के अध्यक्ष आपकी कौन सी कमजोरी जानते हैं जिसके दबाव में आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीतिक बताया। पार्टी का कहना है कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी का दावा है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी ने कांग्रेस पर धार्मिक आस्था से जुड़े विषय पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। क्या गणेश गोदियाल जी को नहीं मालूम है कि हेमंत द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? क्या एक पार्टी को होने के नाते हमारा कोई रिश्ता नहीं है क्या? निश्चित तौर पर हमारा रिश्ता है और ऐसा कोई भी एविडेंस अभी तक सामने नहीं आया जिसमें कि हेमंत द्विवेदी जी की संलिप्तता दिखाई पड़ती हो। तो सिर्फ राजनीतिक कारणों से आरोप लगा कि हम उनके अपने कार्यकर्ता का हटा देंगे क्या? क्या संभव है क्या? हाँ, उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो सरकार अपने विचार करेगी, लेकिन जब तक उनकी संलिप्तता उसमें नहीं पाई जा रही, उन्होंने खुद जांच बिठाई है। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही हैं, वो खुद इस मामले को देख रहे हैं। तो गणेश गोदियाल जी अनावश्यक रूप से भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बीकेटीसी का अध्यक्ष बीच में शामिल। बीकेटीसी का अध्यक्ष काहे के लिए शामिल होता है? अपने कार्यकाल की तो बात करते नहीं जिसमें कि PIL तक पड़ी है, जो वित्तीय अनियमितता उनके कार्यकाल में हुई है उसके लिए बाकायदा हाईकोर्ट में PIL पड़ी। हम इस निराधार बात नहीं कर रहे हैं
और 10 करोड़ तक का घपला उसमें निकला है, तो उसकी भी बात करें ना, क्यों नहीं उस समय की जांच होनी चाहिए। अब इस मामले में जांच की दिशा और सरकार की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। कांग्रेस इसे जवाबदेही और पारदर्शिता का मुद्दा बना रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि तथ्यों के आधार पर ही अंतिम कार्रवाई की जाएगी। दीपिका भंडारी के साथ शुभांगी भट्ट, देहरादून, हिंदी खबर। बढ़ेंगे आगे। देहरादून से खबर आपको बता दें, वक्फ संपत्तियों की जांच तेज हो गई है, जहां अवैध कब्जों पर जल्द बुलडोजर चलने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारियों से 10 दिन में रिपोर्ट भी मांगी गई है। आपको बता दें कि माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी यहां पर की जा रही है और ऐसे में उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी और अवैध कब्जों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने जिलाधिकारियों से 10 दिन में विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। इस वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर यह कार्रवाई तेज हुई है। उन्होंने वक्फ माफियाओं पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जल्द ही अवैध कब्जों पर धामी सरकार का बुलडोजर चलेगा और खाली जमीन पर स्कूल, कॉलेज और गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। और कुमाऊं द्वारा जिलाधिकारियों से डिटेलिंग मांगी गई है कि अपने अपने यहाँ जिले में जो जो वक्फ संपत्तियां हैं उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें, क्योंकि वक्फ के अंदर प्रॉपर्टी के प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। कुछ कहते हैं कि प्रॉपर पूरे आए नहीं, कुछ कहते हैं उसे गायब हो गए, तो अलग अलग क्वेश्चन मार्क और संशय है। और ये समय है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो वक्फ में दर्ज हो जाएं, क्योंकि वक्फ औलाद अगर दर्ज नहीं होगा तो उसमें परेशानी होगी कि वो उनके बच्चों के नाम, आगे उनके बच्चों के नाम, तो उन्हीं के पास वो प्रॉपर्टियां रह जाएंगी। और बाकी संपत्तियों में जो वक्फ माफिया बैठा है वो अपने आप अवैध कागज बना के बैठा है और उसको लगता है कि सरकार से लड़ना उनके लिए आसान रहेगा, बल्कि वक्फ एक्ट के माध्यम से। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस नई सूची में 8,26,977 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिसमें मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बताया कि नाम कटने का मुख्य कारण पलायन, मृत मतदाता और 2 से 3 जगहों पर नाम दर्ज होना है। उन्होंने कहा कि नए वोटर बनने की प्रक्रिया शुरू होने से मैदानों में संख्या दोबारा बढ़ सकती है। देखिए, दोनों स्थितियां हैं। पहली बात तो ये कि जो अभी तक एसआईआर हुआ है वो 2003 की मैपिंग के आधार पर हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत सारे वोट अभी सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको ये जो गैप दिख रहा है ये उसकी वजह से दिख रहा है। लेकिन अभी जो नए वोटर बनाने का काम शुरू होगा, आपको मालूम है कि 2003 में देहरादून की स्थिति क्या थी और आज क्या है, क्योंकि उसके बाद ही जब राज्य बना उसके बाद पलायन ज्यादा हुआ और नए क्षेत्र ज्यादा विकसित हुए हैं। जो नए लोग हैं उनके वोट अब बनेंगे, तो मैं समझता हूं कि वो गैप भरेगा। दूसरा, जो वोटर कम हुए उसके 2 बड़े कारण हैं। एक कारण तो यह है कि कई लोग 2-2, 3-3 जगह वोट होते थे पहले। तो जैसे कोई यूपी का व्यक्ति यहाँ पर है और उसका यूपी में वोट है, तो वो वोट यूपी में चला गया, यहाँ से कट गया, तो वो कट गया। ऐसे पहाड़ पर भी हुआ है कुछ थोड़ा बहुत। खबर देहरादून से है, जहां बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में उत्तराखंड की सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीकेटीसी अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते सरकार से जवाब मांगा है। वहीं समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने आरोपों को खारिज कर कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपके पास अगर पुख्ता प्रमाण है, 2012 के बाद में जब मैं टीडीसी से हटा था, मैं स्वयं हटा था टीडीसी से, तो टीडीसी की आपके पास, आपकी तो सरकार आई थी उसके बाद, और विधानसभा के आपके सदस्यों के माननीय इंदिरा हृदय जी उस समय इसकी सदस्य थी। उन्होंने जो है कि इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसमें बहुत सारे विधायक थे। आपने भाटी कमीशन बनाया, आपने एफआईआर लॉन्च की, पता नहीं आपने क्या क्या किया, आपने सारी जांच की। आप ही बता दो ना, सरकार आपकी थी, आपने जांच, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? और फिर भी मैं आज कह रहा हूँ कि आपके पास प्रमाण है, तो न्यायालय, देश की न्यायपालिका पर तो सबको भरोसा है ना, आप जाइए न्यायालय में। तो ये अनर्गल बयानबाजी करके लोगों का ध्यान बांटने के लिए राज्य के पूरे देश दुनिया से कांग्रेस को नकार चुकी है। कांग्रेस पूरी तरह से जो है कि इस समय आपको दिख नहीं रहा है कि चिमटी से ढूंढ के नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस। लक्सर के मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में आधी रात को पुलिस की दबंगई का बड़ा मामला सामने आया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने बिना कोई वारंट दिखाए घर में घुसकर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि वह सूचना पर सिर्फ पूछताछ के लिए गए थे, जहां कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। बात ही नहीं बता रहे क्या बात हुई।
जी, मेरा नाम नसीम अहमद है। मैं मुंडा खेड़ा खुद का रहने वाला हूँ जी। रात को 12:30 बजे पौन बजे करीब मेरे घर पुलिस आई। पुलिस ने कुंडा खटखटाया, मैंने कुंडा खोला जी। जब मैंने कुंडा खोला तो उन्होंने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा। जब नीचे गिरा मैंने रुका तारा तो मेरे लड़के आ गए तो फिर पुलिस ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। फिर मेरी घरवाली आ गई, मेरी लड़की आ गई, उन्होंने मेरे लड़के को भी और मेरी घरवाली को भी मारपीट करनी शुरू कर दी। सबका बजाया जी, मेरे बजाया, मेरे भाई का भी और मेरे दोनों लड़कों का। मामले का तो कोई पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। पुलिस आई, गेट खुलवाया। गेट खुलवाने के बाद में बोला सर क्या बात है। उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। अच्छा जब बजाया तो हम कपड़े सारे पट गए हमारे, लड़की को भी बच्चों को भी, सरों को मारपीट करी। जो पड़ोसी आए उन्हें भी मारे, उल्टी सीधी जगह हाथ डाल लेते। हम बोल रहे तो फिर मगर तुम हो तो लूट पाट में डाल लेंगे। गाँव मेरा मुंडा खेड़ा, नाम मेरा शाहरुख है। जैसे कि मैं रात में रुकते की आवाज़ आई तो मेरे चाचा जी के घर पे पुलिस आई तो मैंने जाके देखा तो मेरे चाचा जी के और चाची की लड़की के पुलिस वालों ने लाठी बजा रखी थी। मैं बीच में गया तो मेरे भी हाथ पे मारी है उन्होंने। और इधर चंपावत जिले में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, जहां प्रशासन अलर्ट मोड पर। सरयू, महाकाली, शारदा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। डीएम मनीष कुमार ने अधिकारियों को आपदा स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने लाउडस्पीकर से लोगों से नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। मसूरी देहरादून मार्ग पर मानसून की पहली तेज बारिश ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। भारी भूस्खलन के बाद सड़क का बड़ा हिस्सा धंसने से प्रशासन ने मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया है। स्थानीय लोगों और पूर्व विधायक ने निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। भारी बारिश की चेतावनी के बीच प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। तरीके से धंस चुकी है। अभी तो जो हमारी छोटी गाड़ियां हैं वो जा रही है, लेकिन जो हमारी बड़ी बसें हैं वो वहां से नहीं जा पाएंगी। उसको एकदम कंप्लीट बंद कर दिया गया है। मेरी विभाग से भी बात हुई है, माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है। माननीय मंत्री जी भी अभी स्थलीय निरीक्षण करने जा रहे हैं और माननीय मंत्री जी विभागों से भी बात कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि क्योंकि जिस तरीके से बारिश का कहर है, लगातार बारिश हो रही है, निश्चित रूप से उसमें कब किस तरीके की आपदा आ जाए इसमें ये कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो हमारा मुख्य मार्ग है मसूरी देहरादून वाला, जो पानी वाला बैंड है उसके नीचे जिस तरीके से धंसा हुआ है वो निश्चित रूप से एक चिंतनीय विषय है। जो नीचे का बैंड हो, मैं समझता हूँ सारी सड़क जाने वाली है और अल्टरनेट सड़क इनके पास है नहीं, क्योंकि उसको ये बनाना नहीं चाहते, उस पर ट्रैफिक डालना नहीं चाहते। मैंने कहा था कि एलकेडी रोड को आप अल्टरनेट रोड बना दीजिए, उसमें ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दीजिए, तो हो सकता है कि मसूरी और आगे जाने वालों के लिए एक राहत मिल जाती है। लेकिन इसमें एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता क्या है। और गुणवत्ता के साथ साथ ये है कि मैं समझता हूँ कि मंत्री जी स्वयं मसूरी के विधायक हैं और क्या मंत्री जी को इसमें नहीं दिखाई दिया कि क्या स्थिति पैदा होनी चाहिए। कालाडूंगी में एएनएम सेंटरों के दाइयों ने कम मानदेय और भुगतान में देरी को लेकर प्रदर्शन किया। दाइयों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मानदेय बढ़ाकर 2000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की। कहा प्रसूता सहायता के साथ सफाई और अन्य अतिरिक्त कार्य भी कराए जाते हैं। एसडीएम ने ज्ञापन संबंधित विभाग को भेजकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। काम करते हैं और हमको तनख्वाह नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है। तनख्वाह बढ़ाने के लिए बैठे हैं और टाइम पर तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये जुलाई और दिसंबर तक हमारा साल पूरा होना चाहिए और हमारा फरवरी मार्च में साल पूरा होता है। 2 साल में एक साल की तनख्वाह 2 साल में मिलती है और टाइम पर हमको पैसा मिलना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए हमारा। आज 5, 6 और 7 100 रुपये मजदूरी हो गई है, हमको 50 रुपये रोज का भी नहीं पड़ रहा है। मैं स्याट से आई हूँ, एनएम सेंटर स्याट, और क्या कहते हैं हमारी मांगे पूरी करो। क्या मांग है? हमारी तनख्वाह बिल्कुल कम है और काम हमसे बहुत ज़्यादा करवाते हैं। क्या काम लिया जाता है आपसे? झाड़ू पोछा, वैक्सीन लाना, छोड़ना, साफ सफाई सभी ठहरा। कितनी तनख्वाह दे रहे हैं इस समय? हमको
हमको पहले 400 रुपये मिलती थी, अब 1000 कह दिया। 1000 अभी पूरे नहीं मिले हैं। 1000 महीने के हैं, दिन के हैं क्या? महीने के हैं। दिन के जो हो जाते तो कितना भाग दौड़ी क्यों करते फिर। महीने में कितने मिल रहे हैं? महीने में 1000 रुपये, वो भी अभी आए नहीं है। चंपावत जिले में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में भक्तों का भारी सैलाब उमड़ा पड़ा है, जहां पर लोहा घाट के प्रसिद्ध ऋषेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। महिलाओं और श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ का दूध, जल और बेलपत्र से अभिषेक किया। वहीं बालेश्वर और पंचेश्वर सहित सभी मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे, जिससे पूरा माहौल शिवमय हो गया। हम भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके द्वारे पे आए हैं, सब अपनी मांगे पूरी करने आए हैं, इन्हीं का आशीर्वाद है। सावन के सोमवार का तो बहुत महत्व है, इसमें हर सावन के महीने में पार्टी की जाती है, हर घरों में पार्टी पूजाएं होती है, सब पूजा पाठ अपने मंदिरों में भजन कीर्तन वगैरह करते हैं। पहला सोमवार है, इसमें शिव जी की पूजा का बड़ा महत्व बतलाया गया है और शाम में शिव जी में जल चढ़ाने से, सोमवार का व्रत करने से शिव जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा हमारे पुस्तकों में, वेद शास्त्रों में बताया गया है। तो इस प्रकार से सावन की महिमा अपरंपार है, शिव से विशेष विख्यात है सावन का। मंदिरों में ऐसा हो रहा है जैसे शिवरात्रि का मेला चल रहा है। इस प्रकार से आज श्रावण का महीने के पहले सोमवार के दिन की जो भीड़ भाड़ है वो यहाँ पर चल रही है शिव मंदिर में, ऋषेश्वर मंदिर में। आज सावन का पहला सोमवार है, सबको हर हर महादेव। यहाँ पर तो जो है तो ये हमारे ऋषेश्वर महादेव हैं, तो यहाँ पर जो है तो सावन के महीने में लेडीज़ें जो है तो सब लोग शिव जी के व्रत को रखती हैं और सभी लोग यहाँ पर को आके जल चढ़ाते हैं। आज इतनी भीड़ हो रही है कि जल चढ़ाने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है और सब लोग हरे देख रहे हैं, ज़्यादा लोग हरे कपड़ों में आते हैं। सावन के महीने में सब हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े, और इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। भोले की कृपा सब पर बरसती है और भोले को जिस तरह से मनाते हैं उसी तरह से वो अपनी कृपा भी बरसाते हैं, यही महत्व है। और सब जो है तो महिलाएं आज जल चढ़ाने को, आज के दिन ज़्यादा ही भीड़ होती है। सावन के महीने में तो रोज ही होती, लेकिन आज सोमवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रही है। खबर धनोल्टी से है, जहां सावन के पहले सोमवार पर थत्यूड़ स्थित प्राचीन त्रिभंकेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का अद्भुत सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारों में नजर आए। संतान सुख, परिवार की खुशहाली और मनोकामना पूर्ति की आस्था के साथ दूर दराज से भक्त इस पावन धाम पहुंचे हैं। आज सावन का प्रथम दिवस है और काफी श्रद्धालुओं का आना जाना हुआ और काफी लोगों ने जो है जलाभिषेक किया। और सबसे पहले सभी यजमान परिवार को और पूरे उत्तराखंड को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जगदम्बा काय जगदम्ब जम्बा सुन जम्बा मानशंबा अपराध बीतम विधवाक्य जय जय महादेव शंभु। सभी यजमान परिवार और द्वादश ज्योतिर्लिंग को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और सभी भक्तजनों को आज काफी आना जाना हुआ और भगवान सभी भक्तजनों ने जलाभिषेक किया और काफी उत्साह के साथ जो है जलाभिषेक किया है। और सभी के लिए यही कहूंगा कि हर हर महादेव। भीड़ का जहां तक सवाल है, भीड़ तो पूरे जौनपुर क्षेत्र के बीच में ये मंदिर है, यहाँ पर तो इतनी भीड़ होनी चाहिए थी कि यहाँ पे टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उस हिसाब से काफी भीड़ थी। और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, कल पुलिस वालों को बोलने के बाद भी आज पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बोला था कि हम 2 आदमियों की ड्यूटी लगा देंगे, लेकिन आज नहीं है। अभी जाके उनको बोलूंगा कि आप क्या किया। रही बात इस मंदिर के महत्व के बारे में, तो ये मंदिर आज से 400 साल पहले हमारे बुजुर्ग श्री चरण सिंह सजवान जी ने बनवाया था संतान प्राप्ति के लिए। इस मंदिर की विशेषता है, संतान प्राप्ति के लिए इस मंदिर में किसी ने भी, जिसने भी आज तक इस मंदिर में पूजा अर्चना की है, जिसने भी इस मंदिर में जल चढ़ाया है, उसे संतान की प्राप्ति जरूर हुई है। आज पहले सोमवार के दिन हमारे जितने भी यहाँ पर भगत लोग आए हैं, ये जौनपुर की एक शान है और हमारी आस्था है, हमारी माता बहनों की आस्था है। हम चाहते हैं इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसी जनता के कार्यक्रमों से हो, यहाँ पर लोग बाग अच्छा
रिस्पॉन्स दिया अपना, और भगवान को हम मानते हैं और मानेंगे और मानते रहेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। और हम यहाँ पर, ये बहुत ही पवित्र स्थान है, त्रिवेणी का स्थान है। ये हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया, हम अपने आने वाले भविष्य को बताएंगे कि यहाँ पर आकर के हमने